हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सीपीटी घटना चक्र बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक आपका बचा हुआ है सामान्य जागरूकता का, एक टॉपिक यानी कहने का मतलब दो टॉपिक हैं। एक है भारत के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो मान के चलिए वो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है। आपका जो हमने टेलीग्राम चैनल पर ई दृष्टि पूरा मैगजीन जो अपलोड किया है, वहाँ पर आप उससे कवर कर सकते हैं कि भारत की जो कितने राज्य हैं और भारत में जो अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, उससे अपडेटेड जो है आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। ये दृष्टि नवात्रा में पूरा दिया हुआ है, तो आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा दोस्तों। और क्योंकि वो करंट से रिलेटेड ही ज़्यादा पूछेंगे भारत के राज्य कि मान लो कहाँ के कौन से मुख्यमंत्री हैं या कहाँ के कौन से राज्यपाल हैं, तो वहाँ पर दिया हुआ है। एक जो है बेसिक छूट रहा था सामान्य जागरूकता में, यानी बचा हुआ था। छूट क्या रहा था? बचा हुआ है। इसके बाद जो है हम लोग अभ्यास प्रश्न को करके पूरा सामान्य जागरूकता को फिनिश कर लेंगे, जिसमें कि 10 प्रश्न आने हैं और 10 नंबर की होंगे। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होगा पॉलिटी से संबंधित थोड़ा बचा हुआ है सामान्य जागरूकता में, और उस टॉपिक का नाम है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। यह चीज़ आप देखेंगे तो सिलेबस की जो सामान्य जागरूकता है, सिलेबस क्रमांक 12वां, उसमें जो है आपका वो टॉपिक नंबर जो है वो आपको देखने को मिलेगा 4था। ठीक है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद। तो आइए इनसे संबंधित तथ्यों को यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। इसके बाद हमारा सामान्य जागरूकता का जो सिलेबस है वो अब फिनिश हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है, पहला पॉइंट दे रखा है संसद से रिलेटेड। ठीक है, तो संसद जो है वो संघीय सरकार का विधायी अंग है और संसदीय शासन प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाने के लिए भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व होता है। और ऑलरेडी हम लोग पॉलिटी की पढ़ चुके हैं, पॉलिटी में कि संसद के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। ठीक है, तो ये पॉलिटी का जो सिलेबस है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में अच्छे से हम लोग कवर किए हैं टू द पॉइंट के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 5 में क्या है? तो संविधान के भाग 5 में किसकी बात की जाती है? यूनियन की, संघ की। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में आपके जो पूछे जाने हैं पॉलिटी से, मान के चलिए आपका जो पॉलिटी का सिलेबस है यानी कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, मात्र 5 नंबर की पूछे जाने हैं। तो कम से कम आपको सबसे पहले जो बेसिक जानकारी है कि भारत की संविधान के कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है, और महत्वपूर्ण आर्टिकल, इनको आप ज़रूर कवर करिएगा। 5 नंबर में देखेंगे कि 2 नंबर या 3 नंबर यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको फंडामेंटल राइट्स ज़रूर देखने को मिलेगा। डीपीएसपी जो है उसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे, जैसे कि पंचायतों का गठन है, आर्टिकल नंबर 40 में दे रखा है, और आपका आर्टिकल नंबर 44 जैसे बात करता है। ठीक है, तो इस तरह जो है कुछ आर्टिकल हैं, उनको जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो वहाँ पर कवर करवा लेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डीपीएसपी से संबंधित घटना चक्र की बुक में ज़्यादा टॉपिक नहीं दिए हुए हैं। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो मेरे हिसाब से आप फंडामेंटल राइट को पढ़िए, 5 ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, और भी आगे के पूछ लिए जाएंगे कि राष्ट्रपति संबंधित या मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये सारी किसका कार्यकाल है, न्यायाधीश की कितनी कार्यकाल है ना, जज वज के रहे, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने टू द पॉइंट नोट में कवर कर रखा है, उसको ज़रूर कवर करिएगा। ज़्यादा जो है आप कुछ लोग कमेंट करते हैं क्या इतनी ही चीज़ें, 5 नंबर की पूछे जाने हैं, आप पूरी पॉलिटी की पीएचडी थोड़ी करनी है वहाँ पर। ठीक है, तो आपको जो सिलेबस में दे रखा है दोस्तों उतना ही कवर करना है। अब कुछ लोग लूसेंट पूरा पढ़ेंगे 5 नंबर के लिए, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें कवर करना है, किसी एक चीज़ के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, क्योंकि कंटेंट अच्छा होना चाहिए और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। वो सारी चीज़ें, कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो होती है कि क्या चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक तरह का आप देखेंगे कि नॉलेज जो है वो कभी भी जो है
आप कितना भी चाहें उतना ले सकते हैं, लेकिन आपको डिपेंड करता है आपका किस प्रकार का पेपर है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं अगले पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्टिकल नंबर 79 यानी आर्टिकल 79 के अनुसार कहा जाता है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उच्च सदन जिसको राज्यसभा कहते हैं और दूसरा होता है निम्न सदन जिसको कहा जाता है लोकसभा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है। आर्टिकल नंबर 111 में ये सब चीज़ें जो है बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक बेसिक आपको 5 नंबर के लिए पढ़ना है, तो ज़्यादा पीएचडी करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट आप नोट आप पढ़ेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे, कम से कम अगर आपको आर्टिकल रटना है तो कम से कम आप फंडामेंटल राइट्स तक जो है जो 12 से लेकर के 35 तक दिए हैं उनको रट मारिए, ठीक है, आर्टिकल नंबर। बाकी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो हमने ऑलरेडी नोट में कवर कर रखे हैं, आप वहाँ से कवर करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सदन में देखें, सदन के बाद जो है वो है राज्यसभा। तो राज्यसभा से संबंधित तथ्यों को यहाँ पर देखिए कि राज्यसभा की संरचना का उल्लेख आर्टिकल नंबर 80 में किया गया है। राज्यसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वह 250 है, निर्धारित की गई है। इनमें से 238 जो सदस्य होते हैं वह राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। किस तरह? अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जनता के द्वारा तो चुना नहीं जाता है, लेकिन जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जैसे कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि हमारे मोदी जी हैं बनारस से, तो इनको जो है वो डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको जो है बेसिकली जो है वह विधायकों की संख्या के ऊपर जो है उनको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। यानी जिनके पास विधायक होते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के पास जो है राज्यसभा की में जो है पावर नहीं थी, ठीक है। यानी मेजॉरिटी के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि, लेकिन इस समय वर्तमान में जो है वो कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं, तो अब ये राज्यसभा में अच्छी खासी इनकी मेजॉरिटी है। तो आप देखते होंगे जैसे कि आपका कृषि बिल पास हो गया, ये ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो मेजॉरिटी होती तो अपना कोई भी कानून बनाने में जो है थोड़ा इजी होता है, ठीक है। सरकार जिस हिसाब से चाहती है उस हिसाब से बनाती है अपना। तो राज्यसभा की अधिकतम सीट की संख्या कितनी है? 250 है, और इनमें से 238 जो सदस्य होते हैं संघ एवं राज्य प्रदेशों के जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जबकि जो 12 सदस्य होते हैं ना वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इन 12 सदस्यों में देखेंगे कि जैसे कि कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे कि कुछ लोग अगर खेल में अच्छी खासी रुचि है या कोई लॉ का अच्छा खासा जानकार है, तो ये जो 12 सदस्य होते हैं वो विभिन्न प्रकार के विशेष क्षेत्र से जो है इनको राष्ट्रपति अपना नियुक्त कर देते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले जो है जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। तो इस तरह जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीटों की संख्या है वो 250 है, जिसमें कि 238 जो सदस्य होते हैं वह जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। संघ शासित क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे ना तो कहाँ से चुने जाते हैं, एक तो दिल्ली है, दूसरा है पुद्दुचेरी, ठीक है। बाकी अन्य जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर विधायक नहीं है, यानी वहाँ पर जो एमएलए होते हैं उनकी जो है नहीं है संख्या कोई, ठीक है। जबकि जो 12 सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इतना ही याद रखना है। और एक बात है कि जैसे कि लोकसभा में चलो आगे देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा सदस्य संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर विभिन्न प्रदेशों में दे रखा है, जैसे कि अभी रिसेंट में इलेक्शन हुए हैं तो वो विधायकों की संख्या से संबंधित रहे, तो आप मान के चलिए कम से कम अपने उत्तर प्रदेश का ज़रूर याद रख लेना है, ठीक है। बाकी आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में सदस्य संख्या राज्यसभा की जो है 11 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, असम में 7 है, बिहार में 16 है, छत्तीसगढ़ में 5 हैं और गोवा में 1 हैं, गुजरात में 11 है, हरियाणा में 5 हैं, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में 3 है, जम्मू कश्मीर में 4 हैं, जबकि झारखंड में 6 है, कर्नाटक में 12 हैं, केरल में 9 है, मध्य प्रदेश में 11 है, महाराष्ट्र में 19 हैं, मणिपुर में 1 है, मेघालय में 1 है, मिजोरम में जो है
मिजोरम में जो है राज्यसभा की सीट कितनी है, 1 है। नागालैंड में देखेंगे तो 1 है, और दिल्ली में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है यहाँ पर 3 हैं। उड़ीसा में 10 है, पुदुचेरी में 1 है, पंजाब में जो है 7 हैं, राजस्थान में 10 हैं, सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 18 हैं और त्रिपुरा में 1 है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, अपने उत्तर प्रदेश का ज़रूर याद रखना है कि यहाँ पर जो राज्यसभा की जो सीट संख्या है वह कितनी है, तो 31 है, ठीक है। जबकि विधान परिषद का हम लोग अभी देखेंगे तो 100 होती है यूपी में, आगे हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अगर यूनियन टेरिटरी में देखेंगे तो दिल्ली और पुदुचेरी की केवल बात की जाती है कि वहाँ पर जो है वो विधानसभा सीटों की संख्या होती है, और विधानसभा जो सदस्य होते हैं इन्हीं के द्वारा जो है वो चुने जाते हैं, इन्हीं के द्वारा वोट करके जो है वो राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए दिल्ली और पुदुचेरी की ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप कम से कम यहाँ पर ज़रूर याद रखना कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 31 है, ठीक है। उसके बाद कौन से स्टेट में है, तो उसके बाद जो स्टेट है सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या भी अपने उत्तर प्रदेश में ही है, 31। उसके बाद अभी जो है वो रहा किसी स्टेट में, महाराष्ट्र में 19 है। उसके बाद जो है बिहार का आ जाता है, ठीक है, बिहार में 16 थी, ठीक है। तो कम से कम 1, 2, 3 याद रखना है कि राज्यसभा सीटों की अगर संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, जबकि बिहार में 16 है, ठीक है। साथ ही आपको बिहार के साथ साथ वहाँ पर भी जैसे ममता बनर्जी वहाँ जीती तो वहाँ पे भी कितनी सीटें हैं, 16 वहाँ पर भी हैं राज्यसभा की, ठीक है। दोनों जगह बराबर ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वह कितनी होती है, तो 30 वर्ष होती है। कितनी, 30 वर्ष। अच्छा, जबकि जो एमपी होते हैं उनकी एक्चुअली जो राज्यसभा है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, ठीक है। तो थोड़ा कॉमन सेंस से ऐसे ही सोचना, जबकि जो लोकसभा होता है वह निम्न सदन होता है। तो वहाँ पर एज की जो लिमिट है मिनिमम वो है आपकी 25 वर्ष। अगर आपकी उम्र है तो आप जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा है वह 30 वर्ष की है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 89 में दिया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे कि अपने भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वह एम वेंकैया नायडू हैं, वही जो है राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। जैसे कि लोकसभा में देखते हैं कि लोकसभा के जो चेयरमैन हैं, वर्तमान में जो स्पीकर हैं लोकसभा की, वो कौन है, तो कौन है, वो आपकी ओम बिरला हैं, ठीक है, जो कि कोटा राजस्थान से जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उसी तरह राज्यसभा में जो हेड होता है, जो मेन चेयर को हेड करता है, वो कौन होता है, तो जो है उपसभापति, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। राज्यसभा के सदस्यों में अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा को उपसभापति जो है चुनते हैं, यानी कि जो राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा में से किसी एक जो है वो सदस्य के तौर पर वहाँ पर उपसभापति के रूप में चुन लिया जाता है। बाकी सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ कार्य बताया गया है, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 0 आवर्स काल क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 से 12 के बीच, यानी सुबह 11 के दोपहर 12 के बीच का जो टाइम होता है उसको कहा जाता है क्वेश्चन आवर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है देख सकते हैं कि 11 से 12 के जो पीरियड होता है उसको कहा जाता है क्वेश्चन आवर। वहीं पर 12 और 1 के बीच शून्य काल, ठीक है। तो आप देखिए, थोड़ा बेसिकली माइंड लगाना, जैसे कि 12, ठीक है, तो 12 और 1 के बीच, तो 12 का मतलब समझ लो कि 0 0, ठीक है। जैसे 11 हुआ फिर 0 0 हो जाता है, समझ रहे हो, उसके बाद 1 आता है, इस तरह फिर 2, फिर इस तरह, तो 0 आवर, ठीक है। 0 आवर को क्या जाता है, यानी 12 PM से लेकर के 1 PM के बीच को 0 आवर कहा जाता है। वहीं पर 1 PM से 2 PM तक क्या होता है, लंच। आजकल जैसे कि ऑफिसों में देखते होंगे कि 1:30 से 2 बजे लंच हो जाता है टाइम, ठीक है।
तो 1 से 2 बजे का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहा जाता है लंच टाइम। वहीं पे 12 से 1 को 0 आवर्स, वहीं पर 11 से 12 को क्वेश्चन आवर, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 और 4 और 5 यानी 2 से 5 बजे तक का जो टाइम होता है वो राज्यसभा, ठीक है, किसका होता है, राज्यसभा में विधि निर्माण या विधेयक पारित करना। तो यह जो टाइम पीरियड होता है 2 से 5 के बीच होता है। और अगर लोकसभा की अगर बात की जाए तो 2 से लेकर के 6 बजे तक का टाइम जो है वो सरकारी कार्य या विधायी कार्य संबंधित होते हैं लोकसभा से रिलेटेड, जबकि राज्यसभा में 2 से 5। तो यहाँ से आप इसको ज़रूर याद रखना, कम से कम क्वेश्चन आवर और ये 0 आवर्स, इस दोनों में से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। जब इस समय कृषि बिल जो है पास जब हो रहा था तो आपने देखा होगा वहाँ पर चेयर पर बैठे हुए थे और जो लोकसभा स्पीकर थे वो जो है उनके पास खड़े होकर जो है, देखा नहीं था आपने? चलिए ठीक है, कोई नहीं देखा रहा होगा वीडियो आपने, तो वही हैं वो हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद रिक्त होने, पद त्यागने और पद से हटाए जाने का उल्लेख है। यदि वो राज्यसभा सदस्य नहीं रहता है तो पद रिक्त कर देगा। अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद रिक्त होने, पद त्यागने और पद से हटाए जाने का उल्लेख किस प्रकार है? कहा जा रहा है, जैसे कि हरिवंश नारायण का उदाहरण ले लीजिए आप, यदि वो राज्यसभा सदस्य नहीं रहते हैं तो पद रिक्त कर देंगे। उपसभापति सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर लेख द्वारा किसी भी समय पद त्याग सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उप जो सभापति हैं वो चाहें अगर अपना त्यागपत्र दे रहे हैं तो किनको देंगे अपना त्यागपत्र? सभापति को यानी उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और राज्यसभा द्वारा उपसभापति को पद से हटाने की सूचना 14 दिन पूर्व देते हुए तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। तो सिंपल वे में आप समझिए, जैसे कि उपसभापति जो होते हैं अगर उनको हटाए जाने की बात की जा रही तो ये आर्टिकल नंबर 90 में कहा गया है। तो उनको किस तरह हटाया जा सकता है? जैसे कि अगर वो राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं तो उनको पद से हटा दिया जाएगा या उनको पद जो है उनको रिक्त करना पड़ेगा। उसके बाद अगर उपसभापति चाहते हैं अपना त्यागपत्र देना तो ये अपना त्यागपत्र जो है वो सभापति को देंगे। पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा द्वारा उपसभापति को पद से हटाने की जो सूचना है, यानी अगर राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उपसभापति को अगर हटाना चाह रहे हैं तो 14 दिन पहले जो है उनको अपना सूचना देना होगा। उसके बाद जो है वो समस्त सदस्यों के द्वारा वो बहुमत से हटाए जाएंगे, ठीक है। किस मेजॉरिटी कौन सी होगी वहाँ पर? बहुमत, ना कि स्पेशल मेजॉरिटी की, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर बहुमत, यानी 50% से जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अनुच्छेद 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। यहाँ पर जो बात की जा रही है, जैसे कि सभापति या उपसभापति को अगर पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है अगर उनके हटाए जाने का अगर कोई संकल्प विचाराधीन है लोक उसमें राज्यसभा में, तो वो जो है उस समय सभापति या जो उपसभापति हैं वहाँ के जो है वो पीठासीन नहीं होंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। तो राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। यह इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 249 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, इसको ज़रूर आपको याद रखना है। इस प्रकार का कानून मात्र 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा चाहे तो प्रत्येक बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई राज्य सूची का विषय होता है, राज्य सूची का विषय तो विशेष जो है विशेषकर जो अधिकार होता है वो विधानमंडल के पास होता है, लेकिन यहाँ राज्यसभा को पावर दी गई है आर्टिकल नंबर 249 के तहत, ठीक है,
क्योंकि जो स्टेट होता है वहाँ के जो MLA होते हैं, विधानसभा में जो बैठते हैं विधानमंडल में, उनके पास राइट होता है वहाँ स्टेट के अपने कानून बनाए। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल नंबर 249 के तहत राज्यसभा को भी पावर दी गई है कि अगर किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर उस पर संसद द्वारा जो है वो कानून बनवा सकती है, और यह जो कानून होगा वो मात्र 1 वर्ष के लिए, कितने टाइम के लिए, 1 वर्ष तक जो है वो प्रभावी रहेगा। लेकिन राज्यसभा अगर चाहती है तो उसे जो है प्रत्येक बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कोई कानून बनाया, 1 वर्ष बाद उसके टाइम पीरियड फिनिश हो रहा है, फिर वो अपना 1 वर्ष के लिए उसको फिर बढ़ाए, इस तरह वो अपना हर साल बढ़ा सकती है, ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? एक तो IAS का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं, दूसरा है आपका इंडियन पुलिस सर्विस IPS का, और तीसरा अखिल भारतीय जो सर्विस है, यानी अखिल भारतीय सर्विस में 3 सर्विसेज आती हैं, IAS, IPS और IFOS। ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ना कि फॉरेन सर्विस। ठीक है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा हो गया, और भारतीय पुलिस सेवा है, और तीसरा है आपका भारतीय जो ये फॉरेस्ट सर्विसेज हैं। ठीक है। तो इन 3 सेवाओं को जो है अखिल भारतीय सेवाओं में गिना जाता है। ठीक है। बाकी एलाइड सर्विसेज में आ जाती हैं, एलाइड IAS में। तो राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है, ध्यान देना है कि यहाँ पर मेजॉरिटी के हिसाब से पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 बहुमत की बात की जा रही है कि अखिल भारतीय सेवाओं का अगर सृजन करना है राज्यसभा को तो मेजॉरिटी क्या होनी चाहिए? 2/3 बहुमत। ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी जिसको कहा जाता है, 2/3 बहुमत। और सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है? 50% से अगर ज़्यादा है। ठीक है। जैसे कि मान लो सदन में मौजूद जो सदस्य हैं 15 सदस्य हैं, और किसी तरह जो है वो 8 सदस्य जो है उसको अगर समर्थन दे देते हैं तो वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है, और यदि 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं जाता है तो उसे पारित समझा जाता है। राज्यसभा उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, आर्टिकल नंबर 110। देखिए अब ये चीज़ हम जो है वो जो आपका भारतीय संविधान लोक प्रशासन है वहाँ कवर कर चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो धन विधेयक होता है, यानी मनी बिल जो होता है, मनी बिल। ठीक है। मनी बिल के संबंध में जो मेनली जो पावर होती है ना, वह लोकसभा के पास होती है, केवल और केवल लोकसभा से। तो मनी बिल को अगर लोकसभा से पारित कर दिया गया और उसके बाद उसको राज्यसभा में पारित करने के लिए भेजा जा रहा है, और राज्यसभा के मेंबर मान लो 14 दिन के अंदर उनको जो है वो भेजने का टाइम होता है कि भाई अगर पास कर दो, राज्यसभा के मेंबर पास कर रहे हैं तो ठीक, नहीं पास कर रहे हैं तो कोई कुछ नहीं जाता है। ठीक है। उसको मान लिया जाएगा कि वो पास है बिल। ठीक है। तो वही बात यहाँ पर की गई है कि अगर राज्यसभा की लोकसभा द्वारा पारित बिल अगर राज्यसभा में के लिए भेजा जाता है तो 14 दिन के अंदर विधेयक अगर वापस नहीं किया जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा? पारित समझा जाता है। केवल और केवल ये संबंध बात की जाती है मनी बिल के संबंध में। ठीक है। आर्टिकल नंबर 110 किनसे संबंधित है? मनी बिल से, धन विधेयक से। राज्यसभा उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। किसमें? मनी बिल में, धन विधेयक में। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 ईस्वी को। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है, और इन अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो याद रखना है, कम से कम 2 बार जो है वो राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। और कहा गया है कि अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा से रिलेटेड संबंधित तथ्य हैं। लोकसभा की संरचना का उल्लेख जो है आर्टिकल नंबर किस में दिया है? तो आर्टिकल नंबर 81 में दिया गया है। लोकसभा जो होता है वह निम्न सदन होता है, और इसकी मैक्सिमम जो सदस्य संख्या है वो 530 है, और 20 निर्धारित की गई हैं। ठीक है। तो 530 + 20
देखिए बेसिकली क्या है कि 30 जो है वो 20 तो आपके वो आ जाते हैं कहाँ से, यूनियन टेरिटरी से, बाकी जो 530 हैं वो आपके जो है स्टेट से। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि वर्तमान में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो बात की जा रही है वो मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो 550 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 543 सदस्य हैं लोकसभा में। कितने? 543 सदस्य। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ लोग, जैसे कि अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा पॉलिटी थोड़ा बहुत, तो मैक्सिमम जो संख्या होती थी वो 552 होती थी, लेकिन क्या है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को 10 वर्ष यानी 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तथा लोकसभा और विधानसभाओं की नाम निर्देशन द्वारा जो आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि संबंधी उपबंधों को जो है वो 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। जैसे कि 550 होते थे, वो 552 जो मैक्सिमम सदस्य हुआ करते थे, तो अब जो कितने हैं, 550 हैं। अब दो जो सदस्य होते थे ना, जिनको राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते थे, तो ये जो दो वाला है प्रोविज़न, इसको जो है अमेंडमेंट करके समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है अब कि मैक्सिमम लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, 550। ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट है, पूछा जा सकता है कि अगर किसी ने अमेंडमेंट नहीं देखा होगा, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा होगा, अपडेट नहीं किया होगा, तो 552 लगा के चला आएगा तो गलत हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना, 550। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी कितनी है यहाँ पर बात की जा रही है, तो आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं। अगर सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है तो कम से कम अपने उत्तर प्रदेश का याद रख लेना है, इसी के साथ जो है सबसे कम याद रख सकते हैं कहाँ पर है। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। तो आंध्र प्रदेश में 25 है, असम में 14 है, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, हरियाणा में 10 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, गुजरात में 26, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14 सीटें हैं, केरल में 20 हैं, मेघालय में 2 हैं, मणिपुर में 2 हैं, मिजोरम में 1 है, ओडिशा में 21 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, पंजाब में 13 है, नागालैंड में 1 है, महाराष्ट्र में 48 है, मध्य प्रदेश में 29 है। इस तरह आप देख सकते हैं सीटों की संख्या है विभिन्न प्रकार की। ठीक है, तो कम से कम आप जो अपडेटेड, थोड़ा बहुत जो अपडेटेड है ना, उनको आपको थोड़ा देख लेना है। जैसे कि अभी आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा देख लेना है कि कितनी सीटें हैं लोकसभा में। जैसे कि आपका लद्दाख है, तो लद्दाख आपको ध्यान देना है कि लद्दाख में कितनी लोकसभा सीटें हैं, 1 हैं। ठीक है, साथ ही जैसे कि आपका यूनियन टेरिटरी, जो दोनों यूनियन टेरिटरी जो है मिलकर एक हो गया है, जैसे कि दादरा और नागर हवेली, ठीक है, दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव, इन दोनों को जो है मिलाकर एक कर दिया गया है। तो ये अब जो है कितनी है, यहाँ पर 2 सीटें हैं लोकसभा की। इस तरह थोड़ा आपको देखना है, और ख़ासकर अपना उत्तर प्रदेश है कम से कम यहाँ पर ज़रूर देखना है। जो पॉलिसी में थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होंगे उनको तो पता होगा कि कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में तो 80 सीटें हैं। ठीक है, तो कम से कम आपको 2-3 स्टेट ज़रूर याद रख लेना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद किस प्रदेश में आती हैं सबसे ज़्यादा सीटें, तो उसके बाद जो स्टेट आता है आपका वो है महाराष्ट्र का, जिसमें कि 48 सीटें हैं लोकसभा की। उसके बाद कौन सा स्टेट आता है, ठीक है, तो इस तरह याद रखना है कि नंबर 1 पर कौन सा है, अपना उत्तर प्रदेश है जिसमें कि 80 सीटें हैं। दूसरे यहाँ पर आपका महाराष्ट्र आता है, ठीक है, जिसमें कि 48 हैं। उसके बाद जो है वो आपका पश्चिम बंगाल है जिसमें कि 42 सीटें हैं। ठीक, तो इस तरह याद रखना, कम से कम 2-3 याद रख लेना है, क्योंकि पूछ लेंगे कि उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के बाद, तो आपको मालूम होना चाहिए वो है महाराष्ट्र। उसके बाद कौन सा है, फिर आप पश्चिम बंगाल आ जाता है, फिर बिहार हो जाता है जिसमें कि आप देखेंगे कितनी सीटें हैं, तो 40 हैं। ठीक है, और पश्चिम बंगाल कितनी, 42। तो इस तरह देख सकते हैं। और ख़ासकर एक आपका लद्दाख जो कि अभी रिलेटेड जो है नया आपका यूनियन टेरिटरी बना है, तो लद्दाख में कितनी है, 1 सीटें हैं लोकसभा की। वहीं पे जम्मू कश्मीर में कितनी हैं, तो 5। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहे कि जम्मू कश्मीर में 5 है, लद्दाख में 1 है। अपने उत्तर प्रदेश में कितनी है, 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो है आपका
पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है, बाकी आप चाहें तो पूरा रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीत से जो संसद द्वारा विधि उपबंधी करे चुने हुए 20 अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। सिंपल सी बात यहाँ पर बात की गई है कि जो आपके स्टेट हैं, स्टेट से मैक्सिमम जो सीटों की संख्या होगी वो 530 होगी, और जो यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ से मैक्सिमम जो लोकसभा की सीटें होंगी वो 20 होंगी। इतनी ही बात यहाँ पर कही गई है। नोट क्या है कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो यह जो वर्ष है याद रखना है आपको कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यह कौन सी संविधान संशोधन के तहत कहा गया है, तो 84वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543 है, और इनमें से 524 जो है राज्यों से हैं, जबकि 19 जो है केंद्र प्रदेश शासित प्रदेशों से जो है वो बिलोंग करते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें जो है आरक्षित हैं, वहीं पे अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। और ये जो आरक्षण है किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल नंबर 330 से, यानी आर्टिकल नंबर 330 में कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 84, और अनुसूचित जातियों के लिए कितनी, 47। अच्छा, महिलाओं की कितनी हैं आरक्षित, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि महिलाओं के आरक्षण की बात जो है वह लोकसभा में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कोई भी सीट की आरक्षण की बात नहीं की गई है महिलाओं से रिलेटेड। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। अच्छा, ये 18 वर्ष की जो आयु निर्धारित की गई किस संविधान संशोधन के तहत, इसके पहले जो होती थी वो 21 वर्ष होती थी, लेकिन 21 वर्ष से घटा करके 18 कर दिया गया। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। 61, ठीक है, यानी 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको 18 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह 25 वर्ष की आयु का हो और भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो तथा किसी भी लाभ पद पर ना हो, तो वो चाहे तो मोदी की तरह जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम जो है वो बन सकता है। ठीक है। विधेयक के प्रकार हैं, यानी कितने प्रकार के बिल होते हैं, तो आप देख सकते हैं। एक तो है आपका ऑर्डिनरी बिल है, फिर मनी बिल आता है, जिसमें कि हमने बताया कि इसकी जो मेनली जो पावर होती है वह लोकसभा के हिसाब से ही होती है। लोकसभा में अगर बिल पास कर दिया मनी बिल को, तो राज्यसभा चाहे पास करे न करे, 14 दिन की मोहलत उसके पास होती है। अगर पास नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल को पास माना जाएगा। तीसरा है आपका फाइनेंस बिल, जैसे भी आप देखते होंगे टैक्स अमेंडमेंट होते रहते हैं, इनकम टैक्स में ये अमेंडमेंट हुआ, ये हुआ, ये, तो ये सारी चीज़ें वो फाइनेंस बिल से रिलेटेड होती हैं, जो कि हर जो है फाइनेंशियल ईयर के पहले जो है अपडेशन आती रहती है। जैसे कि जो लोग सीए करते हैं उनके लिए जो है ये अपडेशन पड़ती रहती है, या कुछ टैक्स में छूट आ रही है, कुछ इस तरह के जो होते हैं चीज़ें वो फाइनेंस बिल में होती हैं। स्पेशल जो बिल हैं, ठीक है, तो बिल आप देख सकते हैं ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंस और स्पेशल बिल। यहाँ पर बात की जा रही फाइनेंस बिल की, तो फाइनेंस बिल में आप देखेंगे दो बातें, एक है फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। संविधान संशोधन विधेयक जो है वह स्पेशल बिल की कैटेगरी में आता है। संविधान संशोधन बिल में कौन सी बातें हैं, तो एक है राज्यों की सहमति आवश्यक है, और दूसरा है फेडरल स्ट्रक्चर के तहत संघीय, और तीसरा है गैर संघीय नॉन फेडरल। तो इस तरह की संविधान संशोधन जो है बिल पास होते रहते हैं। संविधान संशोधन में जो आप देखते होंगे आर्टिकल नंबर, देखिए आर्टिकल नंबर 368 जो है वो संबंधित है आपका संविधान संशोधन से, और यह नोट हमने टू द पॉइंट कवर कर रखा है। क्वालिटी वाला जो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है उसमें आप ज़रूर कवर करिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो देखिएगा ज़रूर। लोकसभा जो है होता है एक अस्थायी सदन होता है, जबकि राज्यसभा क्या होता है, अस्थायी सदन होता है, और कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। जैसे कि मोदी जी है 2019 में चुने गए,
अगेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 5 साल के लिए वो बने रहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर, और भारत के प्रधानमंत्री तो हैं ही। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। यानी अगर आपातकाल हो रहा है तो आपातकाल के टाइम में बताया जा रहा है कि संसद जो है विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। यानी जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है वो चाहे पार्लियामेंट तो 5 वर्ष से भी अधिक बढ़ा सकता है कार्यकाल को। और कार्यकाल को यानी 5 साल, मान लो 5 साल बाद बढ़ाना ही पड़ गया तो मैक्सिमम जो हो सकता है वो 1 साल के लिए, यानी 6 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। क्योंकि जो मंत्री होते हैं, आप देखते होंगे कि मंत्रिपरिषद जो होती है इसके जो चेयरमैन हेड होते हैं कैबिनेट के, वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो लोकसभा के प्रति ही जो है वो उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10, ठीक है, 55 सदस्य होता है। बेसिकली क्या है कि जो ये बात की जाती है गणपूर्ति कोरम की, आर्टिकल नंबर 100 में बात कही गई है, तो आप इतना डिटेलिंग में मत जाइए कौन से आर्टिकल में क्या दिया है, ठीक है, बस याद रख लेना। थोड़ा मान लो पूछ भी लिया जाए कोरम की बात जो है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 100 याद रखना है। और यहाँ पर लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 जो है, यानी 55 सदस्य अगर लोकसभा का अगर चल रही है, तो लोकसभा में अगर 1/10 सदस्य यानी 55 सदस्य अगर मौजूद हैं, मैक्सिमम सदस्य कितने हैं? 550, वर्तमान में कितने हैं? 543। तो अगर 1/10 सदस्य जो है वो मौजूद होते हैं तो कोरम बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है कोरम यानी पूर्ति है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी कार्यवाही लोकसभा में हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित बात की जा रही है। आर्टिकल नंबर 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। तो याद रखना है कि जैसे कि अगर एग्ज़ाम में आ गया कि लोकसभा के अध्यक्ष जैसे कि वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला हैं, तो क्या वो जो शपथ ग्रहण करते हैं लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के अध्यक्ष जब चुने जाते हैं तो शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर शपथ ले चुके होते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को अपना जो त्यागपत्र है वो देता है। कहने का मतलब जैसे कि ओम बिरला जो है इस समय वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, तो अगर अपना त्यागपत्र देना चाह रहे हैं तो वो उपाध्यक्ष को देंगे, ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। और अगर उपाध्यक्ष चाहते हैं अपना हम इस्तीफा दें तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। जैसे कि राष्ट्रपति के देखते हैं कि राष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे कि कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है कि जो स्पीकर होते हैं ना, वो एक तरह को राष्ट्रपति को ही प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, समझ रहे हैं। तो आप बस इतना याद रखना है कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो अगर अपना इस्तीफा देना चाह रहे हैं, त्यागपत्र देना चाह रहे हैं तो उपाध्यक्ष को देंगे, और अगर उपाध्यक्ष चाह रहे हैं तो अध्यक्ष को देंगे। दैट्स इट। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, हालांकि 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देना आवश्यक है। तो अगर लोकसभा के स्पीकर को हटाया जाना चाहिए, यानी अगर इस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अगर चाह रहे हैं कि लोकसभा के स्पीकर को हम हटाएं, तो वो जो है बहुमत से जो है अपना संकल्प पारित करें और पद से हटा सकते हैं। लेकिन पद से हटाना है तो 14 दिन पहले जो है सूचना दे दो कि हम बिल्कुल जो है आपको हटाने वाले हैं, जो भी अपना जो है, ठीक है। अन्य तथ्य बताए जा रहे हैं। अन्य तथ्य में क्या है? आर्टिकल नंबर 108 क्या है? तो ज्वाइंट सेशन का होता है, यानी संयुक्त अधिवेशन का। तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया है। ये सारी चीज़ें हमने पॉलिटी में कवर किया है। लोकसभा द्वारा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। देखते हैं कि जो संयुक्त यानी जो ज्वाइंट सेशन है, संयुक्त अधिवेशन, वो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन
उस अधिवेशन यानी संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके पास इसके अधिकार, यानी कि जो अगर लोकसभा में मनी बिल को लाया जाता है और वो मनी बिल है या नहीं है, यह पावर किसके पास होती है निर्धारित करने की, तो राज्य जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं यानी लोकसभा अध्यक्ष, उनके पास ये पावर होती है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, तो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष रहे भारत के यानी स्वतंत्र भारत के पहले जो लोकसभा स्पीकर रहे, इनका नाम रहा जीबी मालवंकर, और 15 मई 1952 को ये चुने गए थे और इनका कार्यकाल रहा 17 फरवरी 1956 तक। दूसरे रहे यम अनंत शयनम आयंगकर, तीसरे रहे हुकुम सिंह, चौथे यन संजीव रेड्डी, पांचवे जी.एस. ढिल्लन। तो आपको पहला ज़रूर याद रखना है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन रहे, तो जीबी मालवंकर। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं लिस्ट की, छठवें जो है बलिराम भगत, सातवें के.एस. हेगड़े, आठवें बलराम जाखड़, नौवें रवि राय, 10वां शिवराज बी पाटिल, और 11वें रहे पी.ए. संगमा, और 12वें रहे जी.एम.सी. बालयोगी, फिर 13वें मनोहर जोशी, 14वें सोमनाथ चटर्जी, 15वें रहे मीरा कुमार, और 16 रहे सुमित्रा महाजन, और 17वें रहे ये ओम बिड़ला। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन हैं, ओम बिड़ला हैं। ओम बिड़ला कहाँ से आते हैं, तो ये कोटा से जो है राजस्थान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ठीक है, और साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रही, तो वो रही मीरा कुमार। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 ईस्वी से 4 अप्रैल 1957 ईस्वी तक रहा, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 में शुरू हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मालवंकर तथा उपाध्यक्ष यम अनंत शयनम आयंगकर थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रहीं, तो मीरा कुमार थीं। नोट क्या है कि सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र मलकाजगिरी जो कि तेलंगाना में है, और सबसे कम मतदाताओं वाला लोकसभा जो क्षेत्र है वह लक्षद्वीप है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो मतदाताओं की संख्या है वो किस लोकसभा में है, तो उस लोकसभा क्षेत्र का नाम है मलकाजगिरी जो कि तेलंगाना स्टेट में है। और सबसे कम लोकसभा क्षेत्र वाला मतदाताओं के आधार पर जो सबसे कम संख्या है मतदाताओं की, वो किस लोकसभा क्षेत्र में है, वो है लक्षद्वीप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सभा क्षेत्र लोकसभा कौन सा है, तो लद्दाख का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा जो है माइन्यूट जो है ध्यान देना है आपको। देखिए, अगर पूछा जाता है कि सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र, तो आपको टिक करना होगा मलकाजगिरी जो कि तेलंगाना का है, और सबसे कम मतदाताओं वाला तो लक्षद्वीप। वहीं पर अगर पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ना कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो लद्दाख है। लद्दाख में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, अभी पढ़कर आएँ, क्योंकि अपडेट आपको रहना है इससे। जम्मू कश्मीर और लोकसभा से, और साथ में जो है लद्दाख, क्योंकि ये अपडेटेड जो है 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हैं यूनियन टेरिटरी के रूप में। तो जम्मू कश्मीर में कितना अभी पढ़ करके आए हैं, 5, और लद्दाख में कितने, 1। और लद्दाख जो है वह एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जबकि सबसे छोटा एरिया के हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, चांदनी चौक दिल्ली का। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा संसद यानी राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित तथ्य। अब देखते हैं राज्य विधायिका यानी जो आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं MLA, उनसे संबंधित तथ्यों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। राज्य विधानमंडल का निर्माण
राज्यपाल और राज्य विधानमंडल की सदन विधानसभा अथवा दो सदनों दैट इज विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। बेसिकली क्या है कि विधानसभा जो है वो लगभग सभी राज्यों में है, लेकिन द्विसदनीय का मतलब विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद वह किन किन स्टेटों में है, तो यह बताया जा रहा है कि 6 राज्यों में है। 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी राज्यों में जैसे कि आंध्र प्रदेश में 58, उत्तर प्रदेश में जो है 100 विधान परिषद सीटें हैं। याद रखना है अपने यूपी में कितनी सीटें हैं विधान परिषद की, 100 सीटें हैं। वहीं पर कर्नाटक में 75, तेलंगाना में 40, बिहार में 75 और 78 जो है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो याद रखना है कि वर्तमान में कितने द्विसदनीय यानी जो राज्य की जो द्विसदनीय व्यवस्था है वो कितने स्टेट में है, तो 6 स्टेटों में। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र। ठीक है, तो अगर आप मैप में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद जो है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की साइड में बिहार लगा हुआ है, बिहार में भी है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तो 3 स्टेट यहीं से हो गए। उसके बाद जो है 6 आते हैं, तो आप साउथ में चले जाएंगे, साउथ में आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ है तेलंगाना, तो 3 2 5 हो गया, और एक वहीं पर जो है कर्नाटक है, तो 3 नीचे के हो जाएंगे, 3 स्टेट ऊपर के। इन 6 स्टेटों में क्या है, द्विसदनीय है, यानी विधानमंडल भी हैं, इसके साथ साथ विधान परिषद भी है। विधान परिषद से संबंधित देखते हैं संविधान में क्या चीज़ बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटित कर सकती है। संसद की पावर होती है, यानी जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि विधान परिषद का गठन उस स्टेट में हो या ना हो, विघटन करने की जो है वो शक्ति होती है, कर सकती है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। ठीक है, तो अब जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल के तौर पर बात ये किया जाए, मान लो वर्तमान में है विधानसभा सीटें, विधान परिषद की सीटें 100 हैं। मान लो विधान परिषद है ही नहीं, तो विधान मंडल में अगर देखेंगे विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 403 है। अब ये मान लो विधान परिषद की अगर चाहते हैं, संसद चाह रही कि उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद हो, तो यहाँ पर राज्य की विधानसभा द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वालों सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर मान लो 403 सदस्य, मान लो उपस्थित कितने हैं, 300 ही उपस्थित है। इन 300 सदस्यों में क्या है कि कम से कम कितने होने चाहिए, 2/3 का मतलब 200, समझ रहे हैं। तो 200 सदस्य द्वारा कम से कम जो है वो बहुमत जो है हिसाब से पारित होना चाहिए। और 200 सदस्यों की जने बहुमत पारित अगर कर दिया, 200 सदस्यों ने पारित कर दिया अगर वो बिल कि जो है विधान परिषद होनी चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद बन जाएगी। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। और ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 169। विधान परिषद जो है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जैसे कि आप सेंट्रल में देखते हैं कि जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है, उसी तरह विधान परिषद भी यहाँ पर उच्च सदन के तौर पर जानी जाती है। विधानमंडल कौन होगा, जिसमें कि विधायक बैठते, वो निम्न सदन है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य की विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं, अगर किसी विधान परिषद में सीटों की संख्या यहाँ पर कहा गया है कि कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 400 यानी 40 से कम नहीं हो सकती। कुल विधानसभा मान लो उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 403 हैं, मान लो क्या है ही हैं, तो 403 हैं। अब इन 403 का अगर 1/3 करोगे तो जो भी संख्या आएगी, ठीक है, उससे अधिक जो है विधान सदस्यों की जो है विधान परिषद सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 30 वर्ष है, जबकि विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए कितनी, 25 वर्ष। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, जैसे कि राज्यसभा होता है कि उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद
कि प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, जैसे कि राज्यसभा का होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो ये भी चीज़ वहाँ पर राज्यसभा में ऐसी ही चीज़ बताई गई है, पर राज्यसभा की तरह जो है यहाँ पर विधान परिषद शब्द हटा लिया गया है। ठीक है, तो राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल कितने 6 वर्ष, दोनों भंग नहीं होते हैं। ठीक है, और हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके जो है वो निकलते हैं। ठीक है, रिटायर होते हैं अपना, लेकिन पुनः निर्वाचित भी हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपका। ठीक है, ये नहीं कि एक बार राज्यसभा हो गए तब दोबारा नहीं, दोबारा भी बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकाय की निर्वाचक मंडल द्वारा और 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधान सभा के सदस्यों द्वारा, जबकि 1/12 जो सदस्य हैं वो माध्यमिक अथवा उससे उच्च विद्यालयों में से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों द्वारा और 1/12 जो सदस्य होते हैं 3 वर्ष से स्नातक की उपाधि धारण करने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं और शेष जो होते हैं 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इस तरह जो है वो राज्यसभा की जो आपका विधान परिषद के सदस्य होते हैं इस तरह जो है चुने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कम से कम इनको ज़रूर याद रखना। ठीक है, कि कहाँ से कितने सदस्य की बात यहाँ पर की जा रही है। 1/3 सदस्यों की बात की जा रही विधानसभा के सदस्यों द्वारा और 1/3 ही निर्वाचक मंडल द्वारा स्थानीय निकाय के, जबकि 1/12 जो सदस्य हैं वो माध्यमिक और उच्च विद्यालयों की बात की जा रही है, जबकि वहीं 1/12 सदस्य जो है वो 3 वर्ष से कम की स्नातक वाली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट को देख लेना आप एक बारी। आगे चलते हैं। आगे वही बात की जा रही है कि साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन एवं समाज सेवा में विशेष अनुभव, जैसे कि राष्ट्रपति आप देखते होंगे कि 12 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव वहाँ पर अपना मनोनीत करते हैं खुद ही राष्ट्रपति, उनको जिनको विशेष जो है नॉलेज होता है, विशेष महारथी होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन एवं समाज सेवा में विशेष अनुभव जो रखते हैं उनको जो है राष्ट्रपति चुनते हैं। उसी तरह जो है राज्यपाल भी जो है वो विधान परिषद में कितने चुनते हैं, तो विधान परिषद में जो है 1/6 सदस्यों को। ठीक है, जितने सदस्य होते हैं उनमें से 1/6। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। विधान परिषद सभापति और सभापति एक दूसरे को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग जो है सेंट्रल का दिख किया है राज्यसभा वो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में त्यागपत्र का, कि एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। सभापति और उपसभापति को विधान परिषद सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इनकी सूचना 14 दिन पूर्व वही बात की जाती है, 14 दिन पूर्व। ठीक है, बात आती है अब यहाँ पर विधानसभा से संबंधित तथ्यों को। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और आर्टिकल नंबर 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। विधानसभा के सदस्यों को कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष, जबकि विधान परिषद 6 साल की। ठीक है, तो जो विधायक बनते हैं 5 साल के लिए चुने जाते हैं। विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है, 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है 25 वर्ष मेंबर। ठीक है, विधायक बनने के लिए अगर उम्र आपकी 25 वर्ष है तो इलेक्शन जाके लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक राज्य विधानसभाओं में अधिकतम जो संख्या है वह 500 है और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राज्य विधानसभाओं में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो यानी मैक्सिमम एमएलए कितने हो सकते हैं अगर चाहती है कोई तो मैक्सिमम सीटों की संख्या होती है वो 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, न 500 से ज़्यादा न 60 से कम। नोट क्या है अपवाद स्वरूप, जैसे कि गोवा और मिज़ोरम में अगर आप देखेंगे तो गोवा में जो है 40, मिज़ोरम में भी 40 तथा सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। तो मिनिमम जो है 60 हो सकते हैं और मैक्सिमम 500, लेकिन गोवा और मिज़ोरम में जो विधायकों की संख्या है वो मात्र 40 ही है और सिक्किम में तो वहाँ 32 ही हैं। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं।
अपवाद हैं कुछ 3 स्टेट के, गोवा, मिजोरम और सिक्किम के। पॉइंट दे रखे हैं अपने की केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, सामान्य जाति अनुसूचित जाति की निर्धारित है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो कम से कम आप अपने स्टेट का ज़रूर देख लेना है आपको, ठीक है। बाकी जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आपके कहाँ पर हुए हैं, असम में। तो असम में कितने सीटें हैं विधानसभा सदस्य की, 126 सीटें हैं। उसके बाद कहाँ पर चुनाव हुआ है, बिहार के बाद छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल में भी हुआ है चुनाव। तो केरल में चुनाव हुआ अभी रिसेंट में, यहाँ कितनी सीटें हैं, 140 हैं, ठीक है। सीट देख लीजिए। बाकी अगर स्टेट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम मुख्यमंत्री या जो है आपके राज्यपाल से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हुआ रिसेंट में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु में चुनाव हुआ है, ठीक है। और उसके साथ जो है आपका कहाँ पर चुनाव हुआ रिसेंट में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और एक आपका यूनियन टेरिटरी कौन सा था, पुदुचेरी में। 3-5 जगहों पे हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ख़ासकर अपने उत्तर प्रदेश का ज़रूर याद रखना है कि यूपी में जो विधानसभा की सीटें हैं टोटल कितनी हैं, 403 है। अच्छा, विधान परिषद की कितनी है, तो 100 है, याद रखना है। उसके बाद जो है जनरल जो सीटें हैं कितनी हैं, तो 317। वहीं पर अगर अनुसूचित जाति के लिए कितनी जो है सीटों की संख्या निर्धारित है, तो 84 है। यानी 84 सीटें जो फिक्स होती हैं, वहाँ पर केवल और केवल 80 जाति के एमएलए बन सकते हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या मात्र 2 ही है, ठीक है। क्योंकि आप जब सेंसस 2011 का पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि जो अनुसूचित जनजाति की, एसटी की जो अगर बात की जाती है तो पॉपुलेशन मात्र कहीं न कहीं जो है वो आप देखेंगे कि 0.6% की बात आती है, समझ रहे हो, 1% भी नहीं है। तो सीटों की संख्या कितनी है, यानी कि जो एसटी विधायक हैं अनुसूचित जनजाति के, वह उत्तर प्रदेश में मात्र उनके लिए 2 सीटें निर्धारित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 84 हैं, जनरल के लिए 317 हैं, जबकि टोटल जो सीटों की संख्या है 403 है। दैट्स इट। कुल अगर देखेंगे अपने पूरे भारत में तो आप देख सकते हैं कि राज्यों में टोटल जो विधायक हैं अपने पूरे भारत में 3931 हैं, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं। जबकि अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला दिया जाए तो टोटल 4138 आ जाते हैं। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा सीटों की संख्या याद रखना है, 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए आरक्षित रखी गई हैं। 1 सीट संघ के लिए आरक्षित हैं, बौद्ध भिक्षुकों के लिए। तो ये रहे दोस्तों इम्पॉर्टेंट तथ्य। विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कोई धन विधेयक और अथवा इनका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम लोग जो है वहाँ पर अभी सेंट्रल के देख के आए हैं, ठीक है, कि लोकसभा में धन विधेयक को रखा जाता है और लोकसभा ही मेनली होती है, राज्यसभा की कोई वैल्यू नहीं है धन विधेयक के लिए। उसी तरह यहाँ पर भी विधान परिषद ही मेनली जो है वो है, ठीक है। तो कोई धन विधेयक अथवा नहीं, इसका निर्णय जो है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, न कि विधान परिषद अध्यक्ष के द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष सदन में किसी विषय पर सामान्यतया मतदान नहीं करता है, परंतु कब करता है, मत बराबर होने की दशा में। कब, मत जब टाई होता है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को संबोधित करके अपना जो है त्यागपत्र दे सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग वहाँ पर देख के आए हैं सेंट्रल की बात में, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है। सामान्य बहुमत से, यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी की बात नहीं की जा रही है, सामान्य बहुमत की बात की जा रही, इसे हटाए जा सकते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ के, विधानसभा सदस्यों के। किंतु इस आशय की सूचना कितने दिन पूर्व, वही बार 14 दिन पूर्व, ठीक है। विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की संख्या कितनी, जैसे कि वहाँ पर हमने देखा 1/10, यहाँ पर भी 1/10 ही है, ठीक है। वहाँ पर का मतलब क्या, सेंट्रल में, ठीक है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा की। इसी तरह विधानसभा स्टेट में होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। विधानमंडल के कार्य और शक्तियाँ, तो विधानमंडल को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अच्छा, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार और किसके पास है, राज्यसभा के पास। कौन से आर्टिकल से पावर मिलती थी, वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 249 है, ठीक है।
विधानमंडल को समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, परंतु इस पर बनाए गए कानून के द्वारा संसद द्वारा निर्मित कानून से विरोधाभास उत्पन्न होने पर संसद द्वारा बनाया गया कानून ही जो है वो मान्य होगा। मान लो कोई कानून बनाया गया है, विधानमंडल यानी स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है, और मान लो वो जो है विरोधाभास है उसमें और संसद के द्वारा बनाए गए कानून में, तो दोनों में अगर कन्फ्लिक्ट है तो जो है वैल्यू किसकी होगी, तो संसद द्वारा, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून है। ठीक है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संबंधित राज्य के वित्त मंत्री द्वारा राज्य का वार्षिक लेखा जोखा विधानमंडल की सम्मुख सदन के पटल पर रखा जाता है। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि जो मनी बिल है सेंट्रल की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अगर आपको प्रस्तुत करना है मनी बिल को, धन विधेयक को, तो लोकसभा में किया जाता है। उसी तरह स्टेट में भी सबसे पहले जो है वो विधानसभा में यानी निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद विधान परिषद में पारित होने के लिए भेजा जाता है। वही बात की अगर 14 दिन के अंदर वापस नहीं आता तो मान लिया जाएगा कि वह पारित हो गया। उसके बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। इसका जो है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से मतदान करते हैं इसका हमने भारतीय संविधान इन लोक प्रशासन में टू द पॉइंट अच्छे से कवर कर रखा है। जो अगर नहीं कवर किया है दोस्तों ज़रूर कवर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सामान्य जागरूकता से संबंधित जो पार्ट बचा था उसको हमने कवर कर लिया। बाकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग कवर ही कर चुके हैं। तो इसी के साथ सामान्य जागरूकता फिनिश होता है पूरा अच्छी तरह से। एक आपका अभ्यास प्रश्न का वीडियो है वो बचा है, आपको हम जो है नेक्स्ट वीडियो बनेगा, नेक्स्ट होगा आपका अभ्यास प्रश्न का। इसी के साथ पूरा सामान्य जागरूकता का फिनिश हो जाएगा। दैट्स इट। Thanks for watching. God bless you all.